हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम गौरी जादौन, इकोनॉमिक्स एजुकेटर। आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने देख लिया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आए एंड वी आर स्टडिंग कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या हमारी इकोनॉमी थी, क्या क्या हमने सफ़र किया, किस तरीके से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, उसको हम स्टडी करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं हमारा दूसरा सेक्टर, दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर, कि इसमें क्या चेंजेस हमने देखे थे जब ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल कर रहे थे और हमारी किस तरीके की इकोनॉमी थी जब हमारा जस्ट इंडिपेंडेंस हुआ ही था। तो उसको हम स्टडी करने वाले, लेकिन बिफोर दैट आपको बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। इफ आई टॉक अबाउट सीबीएसई, हम कवर करते हैं क्लासेस किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12। हम लोग सीबीएसई के अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि वो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो ये सारी बोर्ड्स की भी क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही में स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ई नोट्स एंड ई बुक्स भी मिल जाएंगे, उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर की, हमने बात करी थी जब मैं आपको पहला पॉइंट पढ़ा रही थी इस चैप्टर में कि हमारी दो तरीके की इकोनॉमी थी। किस पे डिपेंडेंट थी? पहले तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, और दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि हम लोग बहुत ज्यादा सेल्फ रिलायंट थे, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, और पहला पॉइंट हमारा क्या था? बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस हमारी इकोनॉमी थी। तो व्हाट हैपेंड, वी ऑल नो कि हम लोग बहुत ज्यादा सेल्फ रिलायंट थे। जो आज का गोल है हमारे इंडिया का कि भाई हमें आत्मनिर्भर बनना है, सेल्फ रिलायंट बनना है, हम ऑलरेडी पहले थे। Of course, a lot of history is there, काफी सारी चीजें हुई जिसकी वजह से इंडिया ने अपना वो स्टेटस खो दिया ऑफ ऑलरेडी डेवलप्ड या सेल्फ रिलायंट वाला कंट्री। ऑफ कोर्स वी आर टुडे हम लोग उसकी तरफ बिल्कुल वर्क करें, वी आर वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग दैट गोल, लेकिन अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव ऑलरेडी हैपेंड। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमें क्या क्या देखने को मिला, वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। सो ऑल्दो एग्रीकल्चर हैड डोमिनेटेड द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड, but some Indian industries producing certain special products enjoyed worldwide reputation। जैसे कि हमने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की इससे पहले बात करी थी, वर्ल्ड क्राफ्ट हम बोल सकते हैं, वर्ल्ड क्लास हमारा हैंडीक्राफ्ट थे, एवरीवन उसका डिमांड करते थे। दैट इज वाई हम लोग के इसमें बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स वगैरह भी होते थे। तो अगर हम बात करते हैं, ऑफकोर्स जो हमारा पूरा जो इकोनॉमी था वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी था, लेकिन ऑफकोर्स जो कुछ हमारे पास स्पेशल प्रोडक्ट्स थे उनने बहुत अच्छे से एंजॉय किया है भाई, वर्ल्ड का रेपुटेशन या गुडविल एंजॉय करी है। सो इंडिया वॉज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया है। लाइक एग्रीकल्चर, इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द ब्रिटिश रूल। तो एग्रीकल्चर में हमने पढ़ा था कि अराउंड 85% ऑफ द पॉपुलेशन, that around 85% of the population, almost 85% of the population was involved in agriculture, लेकिन उसके बाद भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हमारा उतना नहीं था। उसके कुछ रीजंस भी हमने पढ़े थे, कौन कौन से थे? एक तो मेरे पास था लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम वगैरह था। फिर हम लोग क्या करते थे, कैश क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा फोर्स करते थे ब्रिटिशर्स, और हमारे जो क्रॉप्स होते थे जो हम लोग सस्टेंस के लिए हमें जरूरत पड़ती थी, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, खुद के सस्टेन करने के लिए हमें जो क्रॉप्स जरूरत थे वो हम बना ही नहीं पाते थे, बिकॉज हमें ब्रिटिशर्स अलाउ नहीं करते थे। कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स बहुत ज्यादा हो गया, और साथ ही में हमने देखा कि पार्टीशन ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बिकॉज अगर हम बात करते पूरा पंजाब वाला एरिया, तो जितना इरीगेटेड लैंड था, मैक्सिमम इरीगेटेड जो लैंड था वो पाकिस्तान चला गया। और यहाँ पे जो मेरा जो पूरा जूट का एक इंडस्ट्री था, जूट जो हम लोग इतना ज्यादा प्रोड्यूस करते थे, जो वर्ल्ड की मोनोपोली थी, वो भी हमारे हाथ से चली गई थी बिकॉज ऑफ बांग्लादेश, प्रेजेंट डे बांग्लादेश। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। उसकी वजह से हमारा जो कभी डेवलपमेंट उतने अच्छे से हो ही नहीं पाया, और हमारी इकोनॉमी कैसी हो गई थी? स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है कि ग्रोथ बिल्कुल ना बराबर, राइट। तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ऑफकोर्स इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हमने बहुत सारी चीजों को गंवाया है अपने हाथों से। So the poor state of industrial sector during the British rule is illustrated in the following points. Now you need to remember, जैसे कि हमने देखा था ना कि क्यों हमारा एग्रीकल्चर जो सेक्टर है इतना ज्यादा स्टैग्नेंट हो गया। सिमिलरली आप उसके कुछ पॉइंट्स लिख रहे थे, आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिगार्डिंग भी। तो याद रखना कि जब हमसे ऑलरेडी एक स्पेसिफिक चीज पूछ रहे हैं, जब मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की ही बात कर रही हूँ, तो पेपर में ज्यादा जनरलाइज करके मत लिखना, कोशिश करो एटलीस्ट हेड पॉइंट्स वगैरह आप याद करके जाओ, ताकि फिर उसके अंदर की कहानी भले आप अपने समझ के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, लेकिन हेड पॉइंट्स वगैरह आप कोशिश करो कि टू द मार्क हो, अप टू द पॉइंट हो एंड रिलेटेड टू द टॉपिक हो। जनरलाइज मत लिख देना, ठीक है? तो जनरलाइज ही नंबर मिलेंगे। जनरलाइज नंबर कैसे होते हैं? अटेम्प्ट किया 1 नंबर दे दो। हम 1 नंबर के लिए नहीं मेहनत कर रहे हैं। इफ वी आर राइटिंग वी वांट फुल मार्क्स इन दैट, राइट। सो दैट इज व्हाई यू नीड टू रिमेंबर कि जब भी हम बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एटलीस्ट हेड पॉइंट्स हमारे बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। अंदर का एक्सप्लेनेशन आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, लेकिन हेड पॉइंट्स करेक्ट लिखा करो, ठीक है।
स्पेशली इन द थ्योरी सब्जेक्ट्स। बिजनेस स्टडीज में भी ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो अगर हम बात करते जो मेरा पहला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया, दैट इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, या मैं बोल सकती हूँ एक तरीके से डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो हैंडीक्राफ्ट हमें पता, हमने देखा ही था कि कितना हम लोग फेमस थे, लेकिन ऑफ कोर्स हमें फोर्स किया जाता था कि आप वही गुड्स बनाओगे, वही रॉ मटेरियल बनाओगे जो आप ब्रिटिशर्स चाहते हैं, फिर वो आपका सामान बना के देते थे और फिर आपको यहाँ पे आके आपको बेचते थे और आप ही उनके कंज्यूमर बनते थे। सो बेसिकली वी आर प्रोवाइडिंग द रॉ मटेरियल्स। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट, अगर मैं बात करती हूँ ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड इंडिया, अगर मैं बोल सकती हूँ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वाज अलाउड टू कम अप। द प्राइमरी मोटिव ऑफ ब्रिटिश रूल बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज टूफोल्ड। दो रीजंस थे, कौन कौन से? पहला रीजन था टू गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट्स टू बी यूज्ड बाय अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। तो हमें पता है कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि पहले वाले उसमें कि हमने इंडिया को क्या बनाना था, फीडर इकोनॉमी। फीडर इकोनॉमी का क्या मतलब होता है कि इंडिया एक तरीके से सारी चीजें प्रोवाइड कर रही थी ब्रिटिशर्स को, हम एक तरीके से प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, हमसे जबरदस्ती बोल रहे थे कि आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, तो एक तरीके से हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। सो व्हाट हैपेंड, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लग गया, मतलब आप वो बनाओ, ये सब अच्छा है, अच्छी बात है, हटाओ इसको, हम जो बोल रहे हैं आपको वो बनाना पड़ेगा। तो हमारी कला तो चली गई ना कहीं ना कहीं। अगर आप सोचो आपको जबरदस्ती कोई चीज कोई बोले कि आप ये करो ये करो ये करो और आप करने लगते हो वो काम, लेकिन जिसमें आप माहिर थे वो तो गया ना वो चीज, बिकॉज आप उसको इतने दिनों से प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। सो दैट इज वाई जब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, आपको याद रखना है कि इसमें दो चीजें थी हमारे पास। हम चाहते थे, ब्रिटिशर्स चाहते थे जो रॉ मटेरियल है इंडिया में बहुत ज्यादा आराम से मिल जाता है। सो व्हाट डिड दे से कि हमें भाई रॉ मटेरियल्स चाहिए इंडिया से, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा चीप रेट से मिल जाता है, आराम से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, हम यहाँ पे रूल कर रहे हैं, तो भाई हमारा चलने वाला शासन जो हमें चाहिए वो करना पड़ेगा। सो दैट इज वाई उन्होंने क्या बोल दिया था कि इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करेगी। फाइन। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या था, टू सेल द फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटेन इंडस्ट्रीज इन द इंडियन मार्केट एट हायर प्राइसेस। तो देखिए चालाकी देखिए, यहाँ से वो सस्ते में सामान लेके जा रहे हैं, रॉ मटेरियल्स, चीप लेबर उनको मिल रहा है, उनको जमीन सस्ती मिल रही है, सामान सस्ता मिल रहा है, सब मिल रहा है, फिर क्या करते हैं, ये ब्रिटेन लेके जाते हैं, वहां पे बढ़िया उन्होंने पैकेजिंग वगैरह कर दी, उसको लेकर आ गए और इंडिया में हायर प्राइसेस पे बेचना शुरू कर दिया। सो व्हाट हैपेंड, हमने जैसे कि बोला, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है ये फीडर इकोनॉमी बन चुकी है। इसका मतलब क्या है कि भाई हम ही सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं और बाद में हमें ही लूटा जा रहा है यहाँ पे। सो व्हाट हैपेंड कि यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या था कि भाई रॉ मटेरियल्स ले लो इंडिया से, बिकॉज बहुत चीप रेट से मिल जाते हैं, सस्ते मिल जाते हैं, फिर क्या करना है, बढ़िया लेके जाओ ब्रिटेन, अच्छे से पैकेजिंग वगैरह सब करो, अच्छे से उसका सामान बनाओ और यहाँ पे आके उसको हायर प्राइजेस पे बेच दो। तो बेसिकली दो चीजें हैं हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, टू फोल्ड। पहला क्या पॉइंट है, रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया बिकॉज इट इज चीप, रिमेंबर दिस लाइन। देन सेकेंड, सेल द फिनिश गुड्स इन इंडिया एट हायर प्राइसेस। तो ये दो चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से, क्विकली। डन, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है द टू फोल्ड पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल वाज एनफोर्स टू इंश्योर द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ देयर होम कंट्री। तो उन्हें क्या बोल दिया था, उन्हें कैसे कैसे भी करके हमें क्या करना है, ब्रिटेन ने बोला हमारा फायदा होना चाहिए, इंडिया का फायदा नहीं होना चाहिए। एक तरीके से पूरी हिस्ट्री ही है, हमने ऑलरेडी पढ़ भी रखी है तो जल्दी करेक्ट भी कर पा लोगे आप लोग। उनका बेसिक फॉर्मूला क्या था, किसका फायदा नहीं होना चाहिए, इंडियंस का, इंडिया को कुछ उद्धार नहीं होना चाहिए, हमें जो करना है हमारा होना चाहिए बेसिकली। सो दैट इज व्हाई द रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का अगर हम बात करते हैं, द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडियाज, हम ये बोल सकते हैं रिनोन्ड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। टैरिफ पॉलिसी एक तरीके से टैक्सेस की तरह आप ले सकते हो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे लगते हैं। सो दिस पॉलिसीज अलाउड फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एंड फ्री इंपोर्ट ऑफ फाइनल गुड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री टू इंडिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, टैरिफ पॉलिसी इज रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, ठीक है। तो यही एक तरीके से, जैसे कि हम लोग बाहर से कुछ हम लोग इसलिए क्यों बोलते हैं इंपोर्ट्स, हम लोग डिस्करेज क्यों करते हैं, बिकॉज इंपोर्ट पे हम ज्यादा ड्यूटीज लगा देते, ज्यादा टैरिफ ड्यूटीज लगा देते ताकि हमारे लिए इंपोर्ट्स महंगे पड़े और हम लोग बाहर से सामान नहीं ले। और वही गवर्नमेंट चाहती है कि आप खुद से सामान बनाइए ना, इंडिया में ही बनाइए, आपको बाहर से लेने की क्या जरूरत है, और एक्सपोर्ट हम ज्यादा करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो फीस होती है एक तरीके से या टैक्स होता है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। सो दैट इज वाई अगर मैं बात करती हूँ तो ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि मैं बिल्कुल एक तरीके से टैरिफ पॉलिसी हटाना क्या हो जाता है कि ट्रेड बैरियर ही हटा दिया।
कि ट्रेड मेरा तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, ना मेरा उधर जाने का पैसा लग रहा है ना आने का पैसा लग रहा है, पैसे इन द सेंस फीस कुछ भी नहीं लग रही। बिकॉज अगर हम कंट्री की अगर हम बात करें, अगर कोई भी कंट्री से हमारे इंडिया में कोई सामान आ रहा है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें कुछ पे करना पड़ता है, जिसको हम लोग टैरिफ पॉलिसी वगैरह बोलते हैं या रेट्स भी बोलते हैं, टैरिफ रेट्स, टैरिफ टैक्सेस, ऐसा। तो ये सारी चीजों ने हटा दी, तो मतलब इंडिया से ब्रिटेन सामान आराम से जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिमिलरली वहां से सामान इंडिया में आराम से आ सकता है। लेकिन भैया अगर आप कुछ और सामान भेजोगे ब्रिटिशर्स के अलावा, तो आपको बहुत ज्यादा हैवी टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। तो बेसिकली ये क्या था, साम दाम दंड भेद, सब तरीके से आपको कोशिश करनी कि कैसे भी इंडिया का डेवलपमेंट होना ही नहीं चाहिए। सो दिस पॉलिसी अलाउड फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एंड फ्री इंपोर्ट ऑफ फाइनल गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। सो बट हैवी ड्यूटी वाज इम्पोज्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। लेकिन हम सोचे कि नहीं, आपका सामान ठीक है, आप हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल्स ले रहे हो, ठीक है, अगर हमने कोई अच्छी चीज बनाई, हम इतने अच्छे हैंडीक्राफ्ट्स बना रहे हैं, अगर हम इसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने इतने ज्यादा हैवी टैक्सेस लगा दिए कि सामने वाला उसको एक्सपोर्ट कर ही ना पाए। तो बेसिकली क्या हो रहा था कि जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है वो सफर कर रही थी, बिकॉज यहाँ पे जो ये रिनोन थी, वर्ल्ड क्लास थी, उसको चांस ही नहीं मिल रहा, राइट, तो सस्टेन ही नहीं कर पा रही है। सो दैट इज व्हाई यू नीड टू रिमेंबर कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की, तो दो रीजन से। पहले जो टैरिफ पॉलिसीज हमने यहाँ पे अप्लाई करी है बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी थी। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, भेदभाव करना। मतलब अगर ब्रिटेन का कोई सामान यहाँ से इंडिया से ब्रिटेन जा रहा है, ब्रिटेन से इंडिया आ रहा है, तो आप उसमें कुछ भी टैक्सेस वगैरह कुछ नहीं अप्लाई कर रहे। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ इंडियन गुड्स की, तो आप उस पर इतना ज्यादा हैवी टैक्स क्यों लगा रहे हो, बिकॉज दिस इज अनफेयर। लेकिन ऑफ कोर्स ब्रिटिश वाज नेवर केम टू इंडिया टू बी फेयर, राइट। ब्रिटिशर्स कभी इंडिया में आए नहीं टू बी फेयर। उन्हें क्या बोला, डिवाइड एंड रूल करो। उन्हें क्या बोला, लेट्स एक्सप्लॉइट इंडिया। सो दे डिड व्हाटएवर दे कैन डू टू एक्सप्लॉइट इंडिया। सो ऑफ कोर्स उन्होंने अनफेयर प्रैक्टिसेस तो डेफिनेटली यूज करे ही हैं। ये डिफरेंट टैक्टिक्स हैं जिससे कैसे भी करके सब चीजें उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहे, और जो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था उनने इतना ज्यादा सफर कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी। ऑल ऑफ यू नीड टू रिमेंबर कि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये जैसे कि यहाँ पे आ गया डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज, और ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। अगर आप इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आता है, ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करने ही होंगे। क्लियर? ओके। So as a result, Indian markets were full of finished goods from Britain which were low price. तो of course क्या होता था कि सब सारा सामान थोक में यहाँ पे लेकर आ गए। कोई भी चीज बल्क में होती है तो वो सस्ती पड़ने लगती है, तो इंडियंस भी क्या सोचने लगते हैं, ये हमारे साथ आज भी हो रहा है। एक तरीके से हम कोशिश करते हैं कि हम अपने गुड्स को अपना ज्यादा उनको ना प्रमोशन करें कि नहीं यार वोकल फॉर लोकल। इतना सारा गवर्नमेंट क्यों फोकस कर रही है? सोचो गवर्नमेंट को इसी चीज पे फोकस करना पड़ रहा है कि एज एन इंडियन आप इंडिया वाला सामान खरीदो। क्यों? क्योंकि इंडिया का सामान अभी महंगा क्यों पड़ रहा है, बिकॉज इतना ज्यादा बल्क में नहीं बन रहा। लेकिन चाइना का सामान हमें सस्ता क्यों पड़ता है, बिकॉज इतना बल्क में बनता है तो उसका पर यूनिट कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाला कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें तो हमें सस्ता पड़ता है। हमारे पास इतनी इनकम नहीं है कि हम इतना महंगा सामान ले, तो हम सोचते हैं कि नहीं यार ठीक है चाइना का ही यहाँ पे ले लेते हैं सामान, चलो कुछ ना कुछ तो सस्ता तो पड़ रहा है। तो सेम चीज इनने भी यहाँ पे करी, ब्रिटिशर्स ने भी की कि इतना ज्यादा सामान उन्होंने पूरा इंडिया में भर दिया खुद का ब्रिटिशर्स का, कि भाई फोर्सफुली हमें वही सामान लेना पड़ रहा है, बिकॉज वो हमें ज्यादा सस्ता पड़ रहा है कंपेयर टू अदर गुड्स, बिकॉज उसमें इतना टैक्सेस वगैरह हैं। So it led to the decline of Indian handicrafts both in domestic market as well as export. तो चलो एक्सपोर्ट ड्यूटी आपने लगा दी, वो तो ठीक है, हम बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन हम इंडिया में भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। So that is why अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की, तो सिर्फ डोमेस्टिकली नहीं, सॉरी इंटरनेशनली नहीं, डोमेस्टिकली भी हमें बहुत सपोर्ट किया। इंडिया से भी गए और बाहर से भी गए। तो हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं, ना घर के ना घाट के, कहीं के भी नहीं रहे हम। सो दैट इज व्हाट हैपेंड। इसलिए हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा सेटबैक आ गया। अदरवाइज जिस तरीके की हमारी इंडिया की एक पूरी इंडस्ट्री थी, इतनी ब्यूटीफुल, इतना ज्यादा कल्चरली रिच मैं बोलूंगी, ऑफकोर्स उसके लिए बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है, लेकिन वो एक पीक टाइम था। और पीक टाइम से बिल्कुल अगर हम यहाँ पे बिल्कुल ऐसे आ गए, अब धीरे धीरे रिवाइव करने में टाइम तो लगेगा ही, वी ऑल आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। लेकिन ऑफकोर्स वी नीड टू बी प्राउड कि हम लोग ऐसे कल्चर में जहाँ पे इतना ज्यादा आपको चीजें मिलेंगी, वैरायटी मिलेंगी चीजों की। ऑफकोर्स अ लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हैज हैपेंड, लेकिन स्टिल वी आर वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग अ ग्रेटर गोल, राइट। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से। डन स्टूडेंट्स? ओके।
सेकेंड हमारे पास क्या आता है, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का। सबसे पहले द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एडवर्सली इफेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी इन द फॉलोइंग वेज की हमारा जो इंडियन इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ा। एक तो आपने जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को डिक्लाइन किया वो तो ठीक है, लेकिन उससे इंडियन इकोनॉमी क्या असर पड़ा इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन चलने वाली इंडस्ट्री है भाई। उनके परदादा भी ये चीज में थे, फिर उनके मम्मी पापा भी उसी चीज में थे, वो भी ये चीज बना रहे, अपने बच्चों को भी सिखा रहे। तो ये जनरेशन टू जनरेशन ये कला जो है ना, ये ट्रांसफर होती थी। तो सडनली क्या हो गया, अचानक से अनएम्प्लॉयमेंट होने लग गई। तो क्या होने लगता है, फिर जो मिलता हम वो करना शुरू कर देते हैं ना, कि ठीक है आपने देखा होगा कि भाई गांव से आपने देखा होगा कि 10 साल से लोग खेती बाड़ी करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब देख रहे हैं कि नहीं यार इससे गुजारा नहीं हो रहा, तो किसी एक बच्चे को भेज दिया कि जाके पढ़ाई कर और अच्छे से कोई नौकरी कर। क्यों? बिकॉज उन्हें पता है कि अब हम उसमें सस्टेन नहीं कर पा रहे, सिर्फ एग्रीकल्चर से मेरा सस्टेन नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने किसी एक बच्चे को बोला कि बेटा जाओ जाके बाहर पढ़ाई करो और अच्छी सी कोई नौकरी करो। सिमिलरली क्या होता है, अगर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में काम ही नहीं है, लोग खरीद ही नहीं रहे, तो लोग बना के करेंगे क्या। एट द एंड यहीं पे बात आ जाती है, हम यहाँ पे बात करते हैं पॉवर्टी एज अ चैलेंज। हमारा एक चैप्टर हमने पढ़ा था 9th में इकोनॉमिक्स में, कि हम कितना भी टैलेंटेड हो सब हो, लेकिन जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है, या तो डू एंड डाई वाली सिचुएशन मेरे पास आती है, तो हमें कई बार ऐसे स्टेप भी लेने पड़ते हैं जो शायद एथिकल नहीं है। कोई भी नहीं चाहेगा कि अपना इतना ज्यादा पुराना उनका जो पूरा बिजनेस है, उनकी जो कला है, उसको ऐसे ही छोड़ दें। लेकिन जब मुझे पता है कि मैं जितना भी प्रोडक्शन कर रही हूँ यहाँ पे, मैं नए हैंडीक्राफ्ट्स बना रही हूँ, उसको कोई खरीद ही नहीं रहा, उसको मार्केट में उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो एट द एंड मुझे अपने जीवन को सस्टेन करने के लिए मुझे वो सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा और नई चीज को करना पड़ेगा, तभी मैं सस्टेन कर पाऊंगी, तभी मैं सर्वाइव कर पाऊंगी। सो दैट इज वाई क्या हो गया कि जो हम लोग हैंडीक्राफ्ट्स बना रहे थे उसको कोई खरीद ही नहीं रहा था, तो उससे क्या होने लगा, जो भी यहाँ पे कारीगर थे उनमें बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, बिकॉज उनकी चीजों की डिमांड ही नहीं थी। हम बात करते हैं मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई इक्वल होने चाहिए, तभी वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ पाएगा, अदरवाइज हमारी जो इकोनॉमी है वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में आएगी। तो वही वाली सिचुएशन यहाँ पे भी हो रही थी। सो दैट इज व्हाई द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स रिजल्टेड इन अनएम्प्लॉयमेंट ऑन अ मास स्केल। दिस the displaced artisans were forced to take up agriculture for their livelihood. This increased the burden of population on villages and overcrowding in agriculture. अब उनको हैंडीक्राफ्ट्स आते थे, अब ये आपने उनसे छीन लिया तो सब एग्रीकल्चर में चलेगा, तो एग्रीकल्चर क्या हो गया, बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड हो गया। तो पहला हमारा पॉइंट क्या था, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई इकोनॉमी में, बिकॉज काफी सारे जो हैंडीक्राफ्ट्स के जो आर्टिस्ट है उनके पास काम नहीं बचा। सेकेंड हमारे पास क्या होता है, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स की अगर हम बात करें, सो द इंडियन मेड गुड्स कुड नॉट विथस्टैंड द फॉरेन कंपटीशन ऑफ मशीन मेड चीप गुड्स। हम इतना, आपने देखा होगा जो खुद से हाथ से बनी हुई चीजें रहती हैं, आपने देखा जैसे साड़ी की हम बात करते हैं, डिजिटल प्रिंट वाली साड़ी जो आती है 500-600 में आ जाती है। सेम चीज जो हैंडमेड होती है वो कितनी महंगी बिकती है, 10,000 में, 20,000 में, उससे भी ज्यादा। तो कोई 500 वाली चीज लेना पसंद करेगा या कोई 20,000 वाली? जिसको शौक है, जिसके पास पैसा है, वो तो डेफिनेटली 20,000 वाली भी लेगा, 5,000 वाली भी लेगा, 500 वाली भी ले सकता है। लेकिन जो कमाई कम रहा है उसको तो 500 रुपए वाला ही ठीक लगेगा कि नहीं, डिट्टो सेम भी दिख रहा है और सस्ता ही पड़ रहा है तो यही ले लो। तो यही होता था, ब्रिटिशर्स ने अपना जो पूरा मार्केट था इंडियन इकोनॉमी को किससे भर दिया था, ब्रिटिशर्स के गुड्स से, ब्रिटिश गुड्स से, ब्रिटेन वाले गुड्स से। तो इससे क्या हो गया, हम लोग एक तरीके से इंडिया मार्केट में, अगर मैं डोमेस्टिकली भी बात करूं तो हमारे पास मार्केट बचा ही नहीं था, बिकॉज हमारे जो गुड्स थे वो कंपटीशन कर ही नहीं पा रहे थे फॉरेन गुड्स से। फॉरेन गुड्स क्या थे, एक तो मशीन से बन रहे थे, जल्दी बन रहे थे, थोक में बन रहे थे और सस्ते बन रहे थे। हमारे केस में टाइम भी लगता है, लेकिन कल्चरली बहुत ज्यादा रिच थे, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, एवरीथिंग बहुत अच्छी चीजें थी। लेकिन ये सारी चीजें ड्रॉबैक्स में बदल गई, क्यों, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल इसका एग्जैक्ट अपोजिट कर दिया, मशीन से बने हुए, टाइम में कमी और साथ में सस्ते भी। तो पूरा जो मार्केट का जो शिफ्ट था, अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं, हम बात करते ना कंज्यूमर बिहेवियर, पूरा कहाँ शिफ्ट होने लगा, ये शिफ्ट होने लग गया था टुवर्ड्स ब्रिटिश गुड्स। जो उधर के जो फिनिश गुड्स थे सब उधर की तरफ जाने लग गए। तो ये मेरे पास क्या थे, 2 पॉइंट्स थे जो एक तरीके से एडवर्स इफेक्ट्स बताते हैं कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज अगर डिक्लाइन हुई। हम बात करते हैं यहाँ पे चेन रिएक्शन की, इकोनॉमिक्स में हर एक चीज रिलेटेड है, ये हुआ तो ये होगा, ये हुआ तो ये होगा, एवरीथिंग इज रिलेटेड। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स किसकी, चेन रिएक्शन की। क्लियर? सो दैट इज वाई आप देख सकते हो कि एक चीज ने कहां उसका असर लेके आया। क्लियर? ये वाली समझ में आ गई आपको बात? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। डन? थर्ड जो मेरे पास आ रहा है पॉइंट, दैट इज लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज।
सो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज की हम बात करें, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री रिफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स विच आर इन टर्न यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स फॉर करंट कंजम्पशन। सो कैपिटल गुड्स यानी बेसिकली आपके मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए जो काम आती हैं चीजें फैक्ट्री वगैरह में, उन सारी गुड्स का प्रोडक्शन होता है। तो इसमें भी बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज में बहुत कमी थी, बिकॉज इन सारी चीजों में हम थे ही नहीं। वी वर इनटू हैंडमेड थिंग्स, हैंडमेड थिंग्स में ज्यादा थे, खुद से काम करना हमें ज्यादा अच्छा लगता था, मशीन्स वगैरह काम हमें आता ही नहीं था। सो दैट इज वाई क्या हो गया था, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री रेफर टू दोज इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स विच आर इन टर्न यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स फॉर करंट कंजम्पशन। तो इसकी बहुत ज्यादा कमी थी। During the British rule, there was hardly any capital good industry to promote further industrialization in India. तो हमारे पास ऐसी कोई इंडस्ट्री थी नहीं जो एक तरीके से प्रमोट कर पाए कि कैसे हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना शुरू हो पाए। British rulers did not pay any attention for their promotion as they always wanted Indians to be dependent on Britain. So of course हमारे पास इंडस्ट्री नहीं थी तो उन्होंने सोचा भी नहीं कि एक इंडस्ट्री ऐसी बना दे। क्यों? बिकॉज वो चाहते ही नहीं थे। उन्होंने क्या बोला, हम जो बोल रहे हैं वो करो। हमने क्या बोला, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करो, सस्ते दाम पे प्रोवाइड करो, हम जो सामान लेके आ रहे हैं फिनिश गुड्स उसको आप खरीदो, इतना सा आपको काम करना है। आपने ये काम नहीं किया तो आपके ऊपर आपको डिफरेंट जो रिपरकशंस है उसको आपको झेलना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि कैपिटल गुड इंडस्ट्री हमारे पास कमी थी, ये चीज ब्रिटिशर्स को भी पता थी, लेकिन उन्हें कुछ जरूरी नहीं समझा। बिकॉज वो क्या चाहते थे, जो इंडियन इकोनॉमी है जो बहुत ज्यादा सेल्फ रिलायंट बनती है ना, उसको खुद पर डिपेंडेंट कराना था, जो हम बन भी गए थे। तो उन्होंने कुछ इस तरीके से पूरा हमें ऐसा ट्रैप में डाल दिया कि वी हैड नो वे आउट। तो अब ये सोचो, जो सिर्फ एक चीज ट्रेड करने आया है, बिजनेस करने आया है, वो हमारे ऊपर रूल करके चले गए। तो ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत अच्छा माइंड गेम्स खेले, राइट। सो दैट इज हम ये बोल सकते हैं ब्रिटिशर्स ने तय कर लिया था कि जो भी अटेंशन है हमें बिल्कुल भी किसी भी चीज के प्रमोशन में डालना ही नहीं है इंडिया का। जितना अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं उसको करो, और कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं करना है इंडिया के लिए। ऑफ कोर्स कुछ चीजें जो पॉजिटिव चीजें हुई उसको भी हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन नेगेटिव ज्यादा ही मिलेंगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। डन स्टूडेंट्स, ओके। फोर्थ हमारे पास जो पॉइंट आता है दैट इज लो कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे कि आपको पता है जीडीपी की अगर हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा तो पहले तो एग्रीकल्चर में डिपेंड हो गए। एग्रीकल्चर में इतना डिपेंड होगा, 85% हमारी जो पॉपुलेशन थी एग्रीकल्चर में डील कर रही है, लेकिन उसका बिल्कुल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा। तो उसकी वजह से भी मेरी जीडीपी गिर रही थी। ऊपर से इंडस्ट्रीज भी हमारी ज्यादा ग्रोथ रेट उसमें देखने को नहीं मिल रहा, तो उसकी वजह से भी मेरी इंडियन इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा सफर कर रही थी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या कहता है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, दैट इज योर जीडीपी। तो अगर मैं बात कर रही हूँ, द ग्रोथ रेट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द जीडीपी रिमेन्ड वेरी स्मॉल। एक तो मैक्सिमम एग्रीकल्चर ने घेर लिया है सामान, तो एग्रीकल्चर वैसे कुछ ज्यादा हमारा अच्छा नहीं कर पा रहा। ऊपर से जो हमारे पास जीडीपी है उसमें भी जो कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री सेक्टर का इतना ज्यादा है नहीं। तो इसलिए मैं बोलूंगी जो हमने देखा था पहले वाले जो पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किया था, जहाँ पे डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने कोशिश करी थी कि हम लोग कैसे एस्टिमेट लगा पाएंगे पर कैपिटा इनकम का इन सब चीजों में। तो हमने देखा था VKRV राव थे, वी दादा भाई नारोजी, है ना। तो उन्होंने क्या बताया था भाई कि 2% से भी कम हमारा ग्रोथ रेट था। सो नेक्स्ट क्या था हमारे पास, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर एक तरीके से हम क्या बात करते हैं, उस टाइम पे पब्लिक सेक्टर कौन था भाई, ब्रिटिशर्स ही थे। उन्होंने क्या बोल दिया था, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं इंडिया के डेवलपमेंट में। हमारा क्या है कि इकोनॉमी कैसी है, फीडर इकोनॉमी है, ऐसी इकोनॉमी जो हमें सामान प्रोवाइड करे और हमारे लिए फायदे के लिए काम करे, इंडिया का कुछ डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। सो दैट इज वाई लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर की यहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं, द लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर वॉज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट रीजन फॉर द ड्रॉबैक ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ रोल था ही नहीं पब्लिक सेक्टर का हमारे इंडिया के डेवलपमेंट में। द पब्लिक सेक्टर रिमेन कन्फाइंड ओनली टू द रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स। तो आपको लगता है जैसे कि हम बात करते हैं कि ऑफकोर्स जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ब्रिटिशर्स की, उन्होंने पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, इन सब पे बहुत काम किया। क्यों काम किया, क्यों काम किया? उनको लग रहा कि इंडिया के लिए नहीं, उनको सामान चाहिए ना, सामान कैसे जाएगा, आप खुद तो लेके जा नहीं सकते ब्रिटेन तक। तो ये सारी चीजें तो उन्हें डेवलप करी, पोर्ट्स डेवलप करे। क्यों डेवलप करे? ताकि सी रूट हमारा अच्छे से चल पाए, हर एक चीज अच्छे से हो पाए। इंडिया से सामान ब्रिटेन पहुंचना चाहिए ना, बिकॉज हम लोग रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते थे। हम खुश हो जाते हैं उन्होंने रेलवे बनाया, हमारे लिए थोड़ी ना रेलवे बनाया, खुद के लिए बनाया था, खुद का काम आसान करने के लिए। Fine. So that is why it can be concluded that India remained backward in the industrial sector during the British rule. तो limited role था public sector का,
उन्होंने जो भी डेवलपमेंट किया कुछ ही सेक्टर्स में किया। अब आपसे एमसीक्यू में ये पूछ सकते हैं कि कौन सी सेक्टर में डेवलपमेंट कहाँ हुआ है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, द पब्लिक सेक्टर रिमेन कन्फाइंड ओनली टू द रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो हम ये बात समझना है, ये वाला पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो द पब्लिक सेक्टर रिमेन कन्फाइंड ओनली टू द रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से। डन स्टूडेंट्स, क्लियर। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल के अगर मैं पूरा आपको ये पूरा चार्ट दिखाती हूँ, उसको सबसे पहले आपको उसका स्क्रीनशॉट भी लेना है, अभी मैं दूंगी आपको टाइम, और हर एक चीज को नोट डाउन भी करना है। जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहला क्या था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, पहले उसमें डिक्लाइन हमें देखने को मिला। साथ ही में कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज बिल्कुल नहीं बनाई। एडवर्स इफेक्ट हमने देखा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में कि टैरिफ पॉलिसी आपने इतना ज्यादा लगा दिया, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा हो गया कि यहाँ पे हमें प्रोडक्शन कम दिख रहा था, हमारा जीडीपी गिर गया, और साथ ही में बहुत ही लिमिटेड रोल था पब्लिक सेक्टर का। तो ये मैंने पूरे सारे सेक्टर्स पढ़े हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर कि कौन कौन से मेरे इफेक्ट्स हो सकते हैं, और ये सारे सेक्टर्स मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। कोई भी डाउट हो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी, क्लियर। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आए हैं। आने वाले वीडियो में और भी डिफरेंट सेक्टर्स को हम लोग देखने वाले हैं। अभी हमने एग्रीकल्चर और हमारा और इंडस्ट्रियल सेक्टर ये दोनों कंप्लीट कर लिया। आपको कोई भी डाउट हो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। एंड अगर हम बात करते हैं सीबीएसई की, हम कवर करते हैं क्लासेस किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। एंड वी हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। अगर हम बात करें सीबीएसई के अलावा जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं, दैट इज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो ये सारी बोर्ड्स की भी क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, दैट टू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स। तो आपको बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पे, सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट जैसे कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, हर जगह फॉलो करना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो स्टूडेंट्स की प्रैक्टिसिंग, आपको कोई भी डाउट हो यू कैन लेट मी नो। इसके नोट्स भी आपको अच्छे से बनाना है। टिल देन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और उसके लिए आपको बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर। टिल देन यू हैव टू प्रैक्टिस and I'll see you next video. Thank you for watching.